नमस्कार। नाट्यशास्त्र भारत की एक अनमोल निधि है। यह काव्य और नाटक के सिद्धांतों, रंगमंच, संगीत, नृत्य तथा अन्य कलाओं पर, उनके चिंतन और व्यवहार पर एक विश्वकोशात्मक ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से 2500 वर्ष पहले हो चुकी थी। इतना प्राचीन और इतना सर्वांगीण ग्रंथ कला चिंतन और कलाओं के व्यवहार पर अन्य किसी देश में नहीं मिलता। यह ग्रंथ संस्कृत साहित्य के उन गौरव ग्रंथों में से एक है जिनका महनीय अवदान रहा है विश्व संस्कृति के निर्माण में। चाहे वे दक्षिण पूर्व एशिया के देश हों, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया आदि, या श्रीलंका और जापान जैसे देश हों, इनमें शताब्दियों पहले किसी न किसी रूप में नाट्यशास्त्र की परंपराएं पहुंची। उनकी बड़ी भूमिका यहाँ के कला जगत के, यहाँ के नाटक और रंगमंच के निर्माण में और विकास में रही। नाट्यशास्त्र एक पुस्तक भी है, एक ग्रंथ भी है और एक कला परंपरा का पर्याय भी हुआ है। भारत में तो नाट्य, नृत्य, संगीत और रंगमंच आदि कलाओं की परंपराओं का यह ग्रंथ मूल स्रोत रहा ही है। क्षेत्रीय परंपरा, लोक नाट्यों का भी गहरा संबंध नाट्यशास्त्र से रहा और नाट्यशास्त्र की महाधारा से क्षेत्रीय परंपराओं की धाराएं जुड़ती रहीं, एक दूसरे से मिलती रही है। मध्यकाल तक नाट्यशास्त्र पर आधारित संस्कृत ग्रंथों के निर्माण की और संस्कृत नाटकों के प्रयोग और इस ग्रंथ के अध्ययन और अध्यापन की परंपरा निरंतर बनी रही। पिछले 1000 वर्षों से यह परंपरा टूटती चली गई है। नाट्यशास्त्र की पोथियां या मैन्युस्क्रिप्ट्स अप्राप्य होते चले गए। केरल में कुछ नाट्य गुरु, जिन्हें चाक्यार कहा जाता था, वे अवश्य नाट्यशास्त्र का अध्ययन, अध्यापन और उसके अनुसार मंदिरों के रंगमंच पर संस्कृत नाटकों का प्रयोग करते रहे, जिसे कुडियाट्टम या संस्कृत रंगमंच का एकमात्र जीवंत स्वरूप कहा जाता है और जिसे विश्व धरोहर माना जाता है। पर हमारी पाठ्यचर्या से नाट्यशास्त्र लुप्त होता चला गया। दूसरी ओर 1789 में, आज से लगभग 222 साल पहले, सर विलियम जोन्स ने कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल मूल संस्कृत और अपने अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशित किया। यह विश्व की एक बड़ी घटना थी। इस पुस्तक की भूमिका में जोन्स ने लिखा कि नाट्यशास्त्र की पोथी या मैन्युस्क्रिप्ट मुझे नहीं मिल सकी। यदि नाट्यशास्त्र की पुस्तक मेरे पास होती तो उसके द्वारा मैं इस नाटक को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकता था। इसके 37 साल बाद 1826 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रोफेसर H.H. विल्सन ने सेलेक्ट स्पेसिमेन ऑफ द थिएटर ऑफ हिंदूज नाम से अपनी पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें 7 संस्कृत नाटकों के अंग्रेजी अनुवाद थे। इसकी भूमिका में भी विल्सन ने लिखा कि नाट्यशास्त्र की मैन्युस्क्रिप्ट अभी तक भी प्राप्त नहीं हो सकी है। यदि वह मिल जाती तो संस्कृत नाटक की ज़्यादा अच्छी समझ हम में आ सकती थी। ये सारे विद्वान जिन्होंने कि संस्कृत नाटकों पर कार्य किया, ये यूरोप के रंगमंच के मानदंडों से संस्कृत नाटक को समझने का प्रयास करते रहे। उसके कारण उसके साथ उसकी समझ में चूक और अन्याय भी हुआ। पर दूसरी ओर आधुनिक विश्व में नाट्यशास्त्र के पुनराविष्कार के प्रयास किए जाने लगे। नाट्यशास्त्र की पोथियां खोजी जाती रहीं और उन पर कार्य भी आरंभ हुआ। यह एक तरह का भगीरथ प्रयास था लुप्त हुई गंगा को फिर से बहाने का।
और इसके फलस्वरूप नाट्यशास्त्र का एक पूरा संस्करण 1894 में निर्णय सागर प्रेस बंबई से प्रकाशित हुआ, आज से 126 साल पहले। पर उसका समीक्षित पाठ वाला संस्करण तो बहुत बाद में 4 खंडों में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में धीरे धीरे प्रकाशित होता रहा। इस प्रकार आधुनिक विश्व में नाट्यशास्त्र एक पुस्तक के रूप में जो फिर से हमको हासिल हुआ, उसको 100 से भी ज़्यादा साल नहीं बीते, या 100 सालों से भी कम समय नाट्यशास्त्र को फिर से मिले हुए हमें हुआ है। उसकी तरफ धीरे धीरे ध्यान विश्व के कला मनीषियों का जा रहा है और उसके रंगमंच को भी समझा जा रहा है। उसके अनुसार नाटकों के प्रयोग करने की भी छुटपुट कोशिशें हो रही हैं। कुछ नाट्य निर्देशक आए जिन्होंने विश्व के रंगमंच में स्थान बनाया। संस्कृत रंगमंच जो नाट्यशास्त्र पर आधारित नाट्य प्रयोगों का रंगमंच था, उसके द्वारा अपनी अलग पहचान भी उन्होंने कायम की। पर हमारे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में नाट्यशास्त्र को वह स्थान नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। संस्कृत के पाठ्यक्रमों में काव्यशास्त्र के पूरे पूरे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। काव्यशास्त्र की तो पूरी परंपरा ही नाट्यशास्त्र से निकली है। भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में, नाटक में काव्य होता है इसलिए काव्य के सिद्धांतों की भी व्याख्या करते हैं। उसी से 2000 वर्षों तक हमारे काव्य चिंतन की, काव्य के सिद्धांतों की, कविता के विमर्श की परंपरा चली है, विकसित हुई है। हमारे विश्वविद्यालयों में काव्यशास्त्र के पूरे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, चाहे मम्मट का काव्यशास्त्र हो, काव्य प्रकाश हो, ध्वन्यालोक हो, रस गंगाधर हो। वेदांत के पूरे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, ब्रह्मसूत्र, शांकर भाष्य, न्याय के पूरे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, तर्क भाषा है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, मीमांसा के भी ग्रंथ पूरे पढ़ाए जाते हैं। पर किसी विश्वविद्यालय में संस्कृत के पाठ्यक्रमों में नाट्यशास्त्र पूरा पढ़ाया जाता हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। देश में कोई ऐसा शिक्षण संस्थान, कोई ऐसा विद्यालय, कोई ऐसा नाट्य विद्यालय नहीं है जहां नाट्यशास्त्र पूरा पढ़ाया जाता हो। इसके कारण क्या है? हमारी पाठ्यचर्या में नाट्यशास्त्र की उपस्थिति नहीं है, उसके प्रति एक उपेक्षा बुद्धि है एक प्रकार से, और उसको पाठ्यक्रमों में स्थान नहीं मिला। और यदि पाठ्यक्रमों में स्थान उसको दिया जाता तो हमारे कला चिंतन को और कलाओं के व्यवहार को एक अच्छी दिशा मिल सकती थी। इस उपेक्षा बुद्धि के कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो हम पहला कारण तो यह पाते हैं कि यह मान लिया गया कि नाट्यशास्त्र का रंगमंच और संस्कृत नाटक की परंपराएं नव्य भारतीय भाषाओं के उदय के साथ समाप्त हो गई। पश्चिम के जिन विद्वानों ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया, भाषा विज्ञान की एक तस्वीर हमारे सामने रखी भारत के भाषाई परिदृश्य की, उन्होंने यह माना कि 10वीं शताब्दी के आसपास नव्य भारतीय भाषाएं आईं और उनके आने के साथ संस्कृत विस्थापित होती चली गई, समाप्त होती चली गई, और उससे जुड़ी हुई जितनी परंपराएं थी वो भी समाप्त होती चली गई। ये बहुत ही गलत तस्वीर उन्होंने हमारे भारतीय भाषाई परिदृश्य की प्रस्तुत की, वही हमारे मस्तिष्क में बिठाई भी गई। नाट्यशास्त्र की परंपरा पर हम विचार करते हैं तो 18वीं शताब्दी तक नाट्यशास्त्र पर संस्कृत में नए नए ग्रंथ लिखे जाते रहे। जो नए रूप नाट्य के आ रहे हैं उनका मानकीकरण परिभाषाओं में किया जाता रहा, उनकी परिभाषाएं दी जाती रहीं, उनको परिभाषित किया गया। ऐसे लगभग 100 ग्रंथ भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बाद संस्कृत में
लिखे जाते रहे। नए ग्रंथ तो तब लिखे जाएंगे जबकि प्रयोग की परंपरा नाट्यशास्त्र की चली आ रही हो और नए रूप सामने आ रहे हो। चाहे सेनापति का की नृत्य रत्नावली है, राणा कुंभ का संगीत राज है, नृत्य सर्वस्व है, ऐसे कई ग्रंथ हैं। मुगल काल में भी अनेक ग्रंथ मुस्लिम बादशाहों के संरक्षण में संस्कृत में लिखे जाते रहे। संस्कृत में क्षेत्रीय रंगमंचों से जुड़ करके नए नाटक भी बहुत लिखे जाते रहे। 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दियों में यह परंपरा बराबर बनी रही। पर हमारे मस्तिष्क में एक चित्र इस प्रकार का बिठाया गया कि संस्कृत नाटक की, नाट्यशास्त्र की जो जीवंत परंपराएं थी वो निश्शेष हो गई हैं और अब उनके लिए स्थान आधुनिक भारत में नहीं बचा। इसलिए भी उपेक्षा बुद्धि उनके प्रति हमारी बनी। यह भी माना गया कि मध्यकाल में नाट्यशास्त्र की, भारतीय संगीत की यदि जीवंत परंपराएं थीं भी तो मुगल काल में वो निश्शेष होती गई, वो समाप्त होती गई। यह भी बहुत भ्रांत धारणा थी। हमारे पास ऐसे अनेक ग्रंथों की सूची है जो मुस्लिम बादशाहों के संरक्षण में संस्कृत में लिखे गए नाट्यशास्त्र के ग्रंथ थे। पुंडरीक विट्ठल का नर्तन निर्णय है, संगीत मंडली है, पंडित मंडली है, राणा कुंभ का संगीत राज तो है ही, मोहम्मद शाह की संगीत मालिका है। ऐसे अनेक ग्रंथ हैं। स्वयं मुस्लिम बादशाहों ने संस्कृत में ग्रंथ लिखे। गोलकुंडा के बादशाह इब्राहिम आदिल शाह परम रसिक थे। उन्होंने रसमंजरी ग्रंथ की रचना की। कुल मिलाकर के यह भी एक भ्रांत धारणा थी कि 16वीं 17वीं शताब्दियों में नाट्यशास्त्र और उसकी परंपराएं मुगल काल में विशेष रूप से समाप्त होती गई। पुंडरीक विट्ठल का नर्तन निर्णय ग्रंथ है, विश्वकोशात्मक ग्रंथ वह है। एक दूसरी धारणा यह बनाई गई, यह भी औपनिवेशिक काल में विशेष रूप से यह धारणा विकसित की गई कि लोक भाषा का रंगमंच जब आता है तो यह एक अभिजात रंगमंच है, शिष्ट रंगमंच है। नाट्यशास्त्र जिसको व्याख्यात करता है वह समाप्त होता गया और वस्तुस्थिति यह थी कि नाट्यशास्त्र और भारतीय भाषाओं के रंगमंच के बीच एक जीवंत संबंध बना हुआ था। संस्कृत में ऐसे सैकड़ों नाटक लिखे गए जिनमें लोक भाषाओं के गीत हैं, लोक रंगमंच से वह जुड़ रहा है और उसका अभिनय हो रहा है। विद्यापति मैथिल भाषा के महान कवि हैं। उन्होंने गोरक्ष विजय नाटक लिखा, उसमें मैथिली के गीत उन्होंने जोड़े और आद्यंत संवाद संस्कृत में। और भी बड़े कवियों के द्वारा असम में, मिथिला में, उड़ीसा में लोकनाट्य शैली के संस्कृत में नाटक लिखे जाते रहे और उनका अभिनय होता रहा। ये पूरा परिदृश्य हमारे दिमाग से ओझल किया गया और यह तस्वीर एक बिठाई गई कि लोक भाषाओं के, लोक रंगमंच के उदय के साथ संस्कृत की परंपराएं जो कि अभिजात परंपराएं थी वो समाप्त होती गई हैं। इसके फलस्वरूप विश्वविद्यालयों में जब पाठ्यक्रम का निर्माण आजादी के बाद हुआ तो ये जो धारणा हमारे मन में बिठाई गई थी उसके कारण शास्त्रों के ग्रंथ तो, अन्य शास्त्रों के ग्रंथ तो पढ़ाए जाते रहे। वेदांत के पूरे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। ब्रह्मसूत्र, शांकर भाष्य हमारे पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है। काव्यशास्त्र के ग्रंथों में मम्मट का पूरा काव्य प्रकाश संस्कृत में पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है। आनंदवर्धन का पूरा ध्वन्यालोक पढ़ाया जाता है। रस गंगाधर पूरा पढ़ाया जाता है। न्यायशास्त्र के महनीय ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। तर्क संग्रह है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, मीमांसा शास्त्र के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं।
पर नाट्यशास्त्र कहीं नहीं पूरा पढ़ाया जाता। कुछ 1-2 अध्याय अब कुछ वर्षों से नाट्यशास्त्र के कुछ विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते रहे हैं। उनके अध्ययन और अध्यापन की समुचित व्यवस्था फिर भी नहीं है। एक कारण इसका यह भी रहा कि नाट्यशास्त्र के बारे में एक भ्रांत धारणा हमारे मन में यह बनी रही कि वह एक नाटक या नाट्य कला का ग्रंथ है। वह कला दर्शन का, सौंदर्य शास्त्र का, काव्य चिंतन का भी उतना ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह बात हमारे संज्ञान से ओझल हो गई नाट्यशास्त्र की सर्वांगीणता से अपरिचय के कारण। उसकी ओर ध्यान देना बंद होता गया। यह एक कारण था। एक अन्य कारण था जो जड़ नैतिकतावादी धारणा है कि नाटक की कला, रंगमंच की कला, संगीत, नृत्य की कला, ये हमारे शास्त्र परंपरा में इनको क्यों स्थान दिया जाए। अनादिकाल से भारत में 2 धाराएं हमारी चिंतन परंपरा में रही हैं। एक प्रवृत्ति मार्गी धारा है, एक निवृत्ति मार्गी धारा है। दोनों समानांतर रूप से बराबर बनी रही हैं। प्रवृत्ति मार्गी धारा में एक कला दर्शन विकसित हुआ जिसमें यह माना गया कि कलाएं मनुष्य को मुक्त करती हैं, वे उसके व्यक्तित्व को अनंत बनाती हैं और उसका एक पूरा सिद्धांत दर्शन विकसित किया गया। चाहे कविता हो या संगीत हो या रंगमंच हो, वह मुक्ति की ओर ले जाता है। निवृत्ति मार्गी धारा में यह माना गया कि सारी कलाएं विषयोपभोग से जुड़ी हुई हैं, विषयास्वाद पर आधारित हैं, इसलिए इनसे होने वाला जो आस्वाद है वह विषयास्वाद की तरह से बंधन कारक है, अतः हे है। इसलिए हमारे शास्त्रों में काव्य, नृत्य, रंगमंच, इनकी निंदा के भी प्रसंग आते हैं और इनको वर्ज्य भी बताया गया। वो उद्धरण यहाँ प्रस्तुत करने का अवसर नहीं है। उसके कारण बहुत गंभीरता से हमारे पाठ्यक्रमों में, पाठ्यचर्या में और अध्ययनों में नाट्यशास्त्र को स्थान नहीं मिला और हमारे अध्ययनों में उसको स्थान वह नहीं मिला है। इसलिए पूरी जो एक प्रयोग की जीवन परंपरा उससे विकसित हो सकती थी स्वतंत्र भारत में, वह भी विकसित नहीं हो पाई। जिन विद्वानों ने नाट्यशास्त्र पर कार्य किया आरंभ में, नाट्यशास्त्र जब प्रकाशित हो गया, वो मूल रूप से एकेडमिशियंस थे, प्रयोग की परंपरा से उनका परिचय नहीं था। इसलिए प्रायोगिक दृष्टि से नाट्यशास्त्र के महत्व को वो पूरी तरह से नहीं समझ सके। एक अन्य कारण नाट्यशास्त्र की जो विश्वकोशात्मकता है, ये बड़ा ग्रंथ है, 36 अध्यायों का ग्रंथ है और इसमें कई कलाओं पर गंभीर विचार हुआ है। कई कलाओं के सिद्धांतों पर, उनके दर्शन पर और उनके प्रयोग पर। संगीत पर तो 7 अध्याय हैं, 28वें अध्याय से लगा करके 34वें अध्याय तक। वास्तुशास्त्र पर पूरा दूसरा अध्याय है। ये वास्तुशास्त्र का सबसे प्राचीन निरूपण है। काव्यशास्त्र पर 16वां अध्याय विशेष रूप से। काव्यशास्त्र का सबसे प्राचीन निरूपण भारत में लिटरेरी थ्योरी या साहित्य के सिद्धांतों का, वह नाट्यशास्त्र में। छंदस शास्त्र का 14वें और 15वें अध्यायों में निरूपण है। वह छंदस शास्त्र का जो संस्कृत भाषा के छंद हैं उनका निरूपण करने वाला सबसे प्राचीन प्रकरण हमको वहां मिलता है। पिंगल सूत्र कदाचित उसके कुछ पहले का हो सकता है, पर वह वैदिक भाषा के छंदों का विवेचन करता है। तो अनेक शास्त्र कलाओं के नाट्यशास्त्र में समाहित हो गए। तो इसकी जो विश्वकोशात्मकता है, और नाटक और रंगमंच का तो यह विश्वकोश है ही। यह अपने आप में एक कारण बन जाता है इसका इतना बड़ा कलेवर आकर ग्रंथ होना, एक स्रोत ग्रंथ होना अपने पूरे विशालकाय रूप में।
संपूर्ण अध्ययन उसका कर पाना और उस पर विशेषज्ञता प्राप्त कर पाना एक असाध्य वीणा को साधने जैसा कार्य बन जाता है। लेकिन सामूहिक प्रयास हो सकते थे, कई लोग मिलकर के इसको समझने का और इस पुस्तक को उन्मीलित करने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भारतीय रंगमंच की खोज में नाट्यशास्त्र का अध्ययन उपकारक हो सकता है। इस दृष्टि से उसका अध्ययन किया जाना चाहिए और एक कला दृष्टि जो भारत की कला दृष्टि है उसको फिर से हासिल करने में नाट्यशास्त्र हमारे लिए उपकारक हो सकता है। यह जो बोध है कि मनुष्य सारी सृष्टि का एक हिस्सा है और प्रकृति से वह अलग नहीं है, इस बोध से पूरा रंगमंच नाट्यशास्त्र विकसित करता है। जो नाट्य मंडप बनता है वह भी इसी बोध के साथ बनता है। जो अभिनय की प्रविधियां बनती हैं वे भी इसी बोध से उपजती हैं। जो संस्कृत नाटक आते हैं उनकी चाहे प्रस्तावना हम देखें या पूरे नाटक की संरचना देखें, वे इस बोध से उपजे हैं कि ये जो पूरा पर्यावरण है यह हमसे अलग नहीं है, यह हम में है और हम इसमें हैं। ये जो पूरी भारतीय कला की परंपरा प्रयोग में प्रतिफलित होती है, उसके पीछे जो जीवन बोध और दृष्टि है वह नाट्यशास्त्र हमको बहुत सर्वांगीण रूप में देता है। इसलिए आज यदि हम उसको फिर से अपने अध्ययन में विमर्श में लाते हैं तो विश्व के सामने हम अपने रंगमंच का, भारत के रंगमंच का, भारत के नाटक का, उसके प्रयोग और व्यवहार का और सिद्धांत का एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। और पश्चिमी रंगमंच और पश्चिमी कला चिंतन से जो आक्रांत हमारी पाठ्यचर्या हुई है उस पर पुनर्विचार भी हम कर सकते हैं। इस पर धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं। भरत मुनि ने जो नाट्य मंडप बताया है उसके अनुसार नाट्य मंडप बनाया जाए और उस पर नाटक खेल कर देखा जाए, संस्कृत नाटक हो या कोई आधुनिक नाटक हो, इस तरह के प्रयास हो रहे हैं और हो सकते हैं। भरत मुनि ने जो अभिनय की प्रविधियां बताई हैं, आंगिक अभिनय हो, वाचिक अभिनय हो या सात्विक अभिनय, बहुत गहराई से उन्होंने बताया है। उसके पीछे पूरा जीवन बोध है या आहार्य अभिनय, इन सब को आज के रंगमंच पर उतारा जाए, इसके भी प्रयास कहीं कहीं हो रहे हैं। और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जो जीवन बोध है, सृष्टि बोध है, दिक्काल की जो अवधारणा है जो संस्कृत नाटक में आती है कि जहां समय एक रेखीय नहीं होता, एक रेखा में नहीं चलता है, यूनिलीनियर मोशन संस्कृत नाटक में, हमारे नाट्य दर्शन में एक रेखीय गति काल की नहीं हुआ करती। उससे जो रंगमंच बनता है और उससे जो तकनीकें आती हैं उनको फिर से उतारा जाए, ऐसे भी प्रयास किए जा रहे हैं। जो जीवन मूल्य हैं उनसे किस तरह से हमारी कलाएं जुड़ती हैं, जो हमारा रस दर्शन है वह किस प्रकार से पुरुषार्थ बोध से जुड़ता है, यह नाट्यशास्त्र हमको बताता है। वह पूरा कला दर्शन जो हमारा 2-2.5 वर्ष पहले इतने सर्वांगीण रूप में विकसित हुआ था, वह हाशिए पर जो चला गया है उसको फिर से हम सामने ला सकते हैं और एक नवाविष्कार, नवोन्मेष नाट्यशास्त्र का समय आ गया है कि हम कर सकते हैं। धन्यवाद।